ये क्यों कहा जाता है कि जी जितना मर्जी ये हुकूमत काम कर ले, कुछ कर ले, जो बानी पीटीआई की मकबूलियत है वो अपनी जगह, नहीं, मकबूलियत क्या जब वैसी रहेगी आपके ख्याल में अगर जब परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी होती जब रहे? उनकी हुकूमत ख़त्म हुई हाँ। तो वो एक उनकी मकबूलियत जो थी वो इतनी वो नामकबूलियत के एक उस पर बड़े आला दर्जे पे फाइज थे। उनके इनके अरकान असम्बली यहाँ अपने हलकों में जा नहीं सकते थे। एक बगावत हुई थी पीटीआई में। लोग समझते हैं जब पीटीआई का टिकट जो है वो लेके अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो लेकिन आज फिर उसके बाद उनकी हैसियत बदली, सर रुखसत होने के अदम बाद एतमाद आई तो उसके फौरी बाद तो लोग सड़कों पर निकल आए थे, वो तो सबूत था इस बात का कि के मकबूलियत फौरन तो बात थी। नहीं, उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका एक बल्कि ये कहा गया था कि अदम एतमाद बहुत जल्दी कर दी, हुकूमत को इंतजार करना चाहिए था। जो जरदारी साहब कहते थे कि अपने वजन से खुद उस गिरेंगे वक्त वो बिल्कुल एक ठुकराए शख्स लग रहे थे, लेकिन उसके बाद उनमें जान पड़ गई और उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। तो ये घटती बढ़ती रहती है, कोई एक मकबूलियत कहीं एक जगह खड़ी नहीं होती। अच्छा। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ज्यादा, कभी कम। तो अब यह है कि जो मकबूलियत है उसमें फैसले ऐसे करने चाहिए जो आप आगे रास्ता निकाल सकें। और अभी खान साहब जो है उनको अब तदबीर करनी चाहिए। और अब ये इस पे एतमाद न करें, ये तो हमारी तारीख भरी पड़ी है इसमें। भुट्टो साहब कहाँ थे, फिर कहाँ चले गए, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो कहाँ थी, फिर उसके बाद हमारे नवाज शरीफ साहब जो थे 2/3 मेजॉरिटी ली उन्होंने, ठीक है ना जी हाँ बिल्कुल। तो और उसके मुकाबले में इमरान खान जो कितनी नशिस्तें ले सके, उन्होंने बाईकाट कर दिया इंतखाबात। और फिर जो परवेज मुशर्रफ का इंतखाब था उसमें 2 सीटें ली उन्होंने। तो ये मगर फिर लगे रहे वो इस्तकामत से। तो अब सियासत में आप अपने काम से लगे रहें, लोगों को आप अट्रैक्ट भी करते हैं, लोग आपसे मायूस भी होते हैं। तो ये कोई ऐसी मुस्तकिल बात लेकिन सर नहीं यहाँ ये ऐड भी कर लें क्विकली कि वो सिर्फ मकबूलियत ही मसला नहीं ना, कबूलियत का भी तो होता है ना। नहीं, वो कबूलियत 2018 के इलेक्शन हो या 24 के हो, मकबूलियत जो है और कबूलियत जो है वो कोई उससे अलग नहीं होती। जब मकबूलियत होती है तो फिर कबूलियत भी होती है। अच्छा। वो करनी पड़ती है। अच्छा। अब आपको आप में सलीका होना चाहिए अपनी मकबूलियत जो है उसको नतीजा खेज बनाने का। अगर आप उसको नतीजा खेज नहीं बनाएंगे, अपना पानी जो है आग के ऊपर रख देंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं वो आपसे जानना चाह रहा था, एक तो ये कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन है उससे मिलती जुलती अपोजिशन जो है वो अब भारत में भी दिखाई दे रही है। जो इल्जामात यहाँ लगते थे वो हवा उड़ के लगता है कि वहाँ पर चली गई है स्मॉग धांधली की। राहुल गांधी को पकड़ा गया, आज गिरफ्तार किया गया, छोड़ दिया बाद में, छोड़ दिया गया। प्रियंका को भी पकड़ा गया। जी हाँ, उनको भी पकड़ा गया था। अब ये बात ये है कि वहाँ उन्होंने पहली दफा धमाका किया है। एक हल्के के उन्होंने कहा 1 लाख वोटर जाली है। 1.25 लाख सर, 1.25 लाख। एक घर में 80 लोग रजिस्टर हुए हैं वोटर्स। अब 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, 40,000 जाली पते और 33,000 गैर कानूनी फॉर्म 6 के जरिए जो है वो शामिल किए गए वोटर्स। इस पर वो जो है वो आवाज उठा रहे हैं। इसे जो हिंदुस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम था उस पर तो एतमाद रहा ना लोगों को। हम कहते थे वहाँ इंतखाबात जो मिसालें देते थे, उन पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन अब उन्होंने जो ये कच्चा चिट्ठा खोला है और कच्चा चट्ठा, और वो जो अब हमारे इलेक्शन कमीशन वाले हैं वो अभी मुंह में घुंगलियां लेके बैठे, वो कहते बयान हल्फी दाखिल कराए आप। और भाई आप इसकी तहकीकात करें और फिर एक एक हल्के का जायजा लेना पड़ेगा। अब सियासी जमातों को ये काम करना होगा एक एक हल्के में। अच्छा। वहाँ यानी किन लोगों ने, बीजेपी जो है उसके लोगों ने इस तरह वोट डुप्लीकेट दर्ज कराए हैं, जाली वोट दर्ज कराए हैं, तो यानी पूरा इंतखाबी निज़ाम जो है तो उसमें तो आप हिल के रह जाए। तो इसलिए अब इंडिया जो है, इंडिया से मुकाबला करते हैं ना हमारा, जी गुर्बत वहाँ ज़्यादा है, बदमाशी वहाँ ज़्यादा है, रेप के केसेस इतने होते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दिल्ली को सर रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप दुनिया का। और उसके बाद टॉयलेट वहाँ नहीं है लोगों के लिए, बेचारे सड़कों पे वहाँ लोग सोते हैं। यानी एक मसाइल है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो है जो बड़ी सोबत से जिंदगी गुजार रहा है। और अब ये है जो इलेक्शन है, हम समझते थे कि भाई इंडिया में सिस्टम तो ठीक चल रहा है ना, अब सिस्टम में भी उन्होंने रख दी उंगली डाली है शिगाफ। अब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है सर, या मामला आपको कहीं लगता है कि वो फिर अदालतों में भी जा सकता है? नहीं, अदालत में तो क्या जाना है, अब वहाँ तहकीकात होनी चाहिए। ये बड़े संगीन इल्जामात हैं और इंडिया जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लग जाएगा अगर वहाँ इंतखाबी धांधली या इस तरह की
बदनज़मी जो है वो साबित हो जाए, तो भला इसको ठीक करना होगा। तो ठीक है, आपने कर ले खुदकुशी। अच्छा, हाँ, हम क्या कर सकते हैं। वो तो वैसे ही सर इतनी खुदकुशियां कर रहे हैं, कभी वो ऐलान कर देते हैं कि जी वो 5 जहाज़ उन्होंने गिराए। शामी साहब, वैसे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम ही तकारीर मशाल राय हमारे लिए, लेकिन 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर है उसको क्यों कहा जाता है कि ये एक बहुत ही अहम तकरीर थी? देखिए, अभी आपने जो तकरीर सुनाई है जी हाँ, प्रोग्राम के आगाज़ में, वो कायदे आज़म की अपनी यानी वो नहीं, आवाज़ नहीं है। हाँ, कहते हैं वो डबिंग, एग्जैक्ट वो अंग्रेजी डबिंग में है। थी उनकी जो तकरीर थी वो। क्योंकि उनकी जो तकरीर थी 11 अगस्त की, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान ने काम शुरू नहीं किया था, सही और वो 11 अगस्त की तकरीर है। उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो था, सही। और ऑल इंडिया रेडियो ने उसका रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, बड़ी कोशिश हुई, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे जब से, उन्होंने रब्ता भी किया, उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। ओहो हो। और ये जो तकरीर है कायदे आज़म की, देखिए, एक तो क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी पहली तकरीर है, ठीक। दूसरी ये कि हर वक्त हर तरफ आग लगी हुई थी, ऐलान के वाराना बाद फसादात हो रहे थे, और कराची से भी और सिंध से भी जो गैर मुस्लिम थे, जो हिंदू और सिख थे, वो बड़ी तादाद में वतन छोड़ कर जा रहे थे, और इस तरह वहाँ से मुसलमान जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा था कि इंडिया छोड़े, तो मुहाजिरों के काफिले आ रहे थे। तो कायदे आज़म ने ये जो तकरीर की है इस पस मंज़र में की, ताकि ये जो पाकिस्तान है, लोगों को ये कहा कि आप इनको रुकें यहाँ। वो कायदे आज़म बड़े इसमें इंटरेस्टेड थे कि यहाँ से जो हिंदू हैं और दूसरे लोग जाने ना पाएं, वो रहें यहाँ शहरी बन के। क्योंकि वो कहते हैं कराची का दौरा किया था तो वहां पर कुछ लोगों के वहाँ जो चेहरे, देखे फसादात, एग्जैक्टली, तो बड़ा उनका तबीयत जो थी उस पर बोझ पड़ा। तो उन्होंने फिर ये तकरीर की। अब ये जो हेक्टर पोलिथर ये लिखता है, उनका जो यानी सवाना निगार है, जी 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 जी, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया था कि उनकी सवाने हयात लिखे, कि ये तकरीर उन्होंने बहुत सोच समझ कर बड़ी तैयारी से की है। जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली उठ के तकरीर कर दी। अच्छा, कोई सर कोशिश भी हुई थी कि उनकी तकरीर को उन्होंने एक मंजर कशी की कि पाकिस्तान कैसा होगा। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ऐसा होगा कि इसमें जो हुकूमत के मामलात हैं उसमें हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, सबसे मुसावी सलूक होगा। अच्छा, और ये अल्फाज जो हैं, अगर आप जाएं देखें, अब इसमें कुछ लोग ऐसे उस वक्त भी हो सकता है कि किसी शख्स के दिल में आया हो, वो हो कायदे आज़म ने क्या कह दिया, हाँ जी, किसी ने ओंगी बोंगी हरकत कर दी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बीबीसी का, उसमें ऐसे यही था लोगों ने कि जी इसमें उसको बहुत कुछ अखबार लिखा है। में सेंसर करके छापने की बात मगर हुई थी। किसी में जरूरत नहीं हो सकती थी कि कायदे आज़म की तकरीर को सेंसर करे या कोई हदायत जारी करे। वो खुसर फुसर किसी ने की भी होगी, क्योंकि कोता फहम ने, अच्छा, तो उसका कोई हैसियत नहीं है उसकी, किसी जरूरत कैसे। आज आप कायदे आज़म की तकरीर सेंसर नहीं कर सकते, तो उस वक्त कैसे कर सकते थे, वो मौजूद थे। तो बहरहाल, तो अब ये देखिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे हैं और उन्होंने मदीना की रियासत कायम हुई है, तो उसमें जो यहूदी जो थे उनकी बड़ी आबादी थी। सही। तो यहूदियों के साथ उन्होंने एक मुआहदा किया है, जिसको डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर है। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सही है दुनिया का। तो उस दस्तूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहदा किया यहूदियों से, उसमें लिखा मदीना के मुसलमान और यहूदी एक उम्मत होंगे। अच्छा, एक उम्मत होंगे। और फिर कहा, यानी कारोबारे मुमलकत के एतबार से, अच्छा, रियासत जो है गोया उनको एक नजर से देखेगी, मजहबी तौर पर नहीं, ठीक है, अपनी जो उनकी हैसियत है शहरी होने की, तो उनमें कोई फर्क नहीं होगा, बराबर के शहरी, बराबर के शहरी होंगे। ठीक है। तो यही बात कायदे आज़म ने कही है। तो जब अगर उन्होंने बहुत सोच समझ के तकरीर लिखी है, तो यकीनन पे उनके सामने मिसाक मदीना जो है उसका भी टेक्स्ट होगा, और उसी के अल्फाज उन्होंने दोहराए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा वो कायम करना चाहते थे जहाँ, और देखिए पाकिस्तान जब कायम हुआ है ना, तो ये कहते हैं ये मुसलमानों का वतन था और वो हिंदू नहीं। पाकिस्तान की तकसीम हुई, हिंदुस्तान की तकसीम हुई, जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान भी एक नया मुल्क बना। इससे पहले तो ऐसा मुल्क मौजूद नहीं था, सही, लेकिन इतने उस जोग्राफिये पे जिसमें बना। तो वो जो पाकिस्तान था उसमें हिंदुओं और सिखों को, जो यहाँ के रहने वाले थे, यहीं रहना था। अच्छा, वहाँ के मुसलमानों को वहीं रहना था। ठीक है, यानी तकसीम के बाद या क़याम में पाकिस्तान के बाद
आबादियों का तबादला नहीं होना था। ठीक है, यानी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए कि Shifting वहाँ नहीं के लोग होनी इधर, यहाँ के लोग मुसलमान उधर और नहीं हिंदू। नहीं, अच्छा, सही है। ऐसा यानी तर्के वतन नहीं होना करना था। ठीक है। ये तो क्या वजह बनी कि तर्के वतन हो गए? फसादात फूट पड़े। अच्छा। और उसके बाद फसादात के नतीजे में वहां से मुसलमान इधर धकेले गए और यहाँ से हिंदू और सिख वहां धकेले गए। तो ये यानी तकसीम हिंद की जो स्कीम थी या आज़ादी की जो स्कीम थी उसका हिस्सा नहीं था ये आप समझ लेना। सही है। तो कायदे आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि आप आराम से रहें, इत्मीनान से रहें, आप वैसे ही बराबर के शहरी होंगे। और आज देखिए, आज पाकिस्तान की असम्बलियों में भी हमारे मौजूद जी हैं, हाँ। वजारतों में मौजूद हैं, हमारे सिख भी हैं, हमारे हिंदू भी हैं, वो वजीर भी हैं, मरकज़ में भी हैं, सूबों में भी हैं। तो उनकी जान माल आबरू वैसी जैसी हमारी जान माल आबरू। सिर्फ एक अक़लियत ऐसी है जिसको शिकायत रहती है, वो कादियानी अक़लियत है जो अपने आप को अहमदी कहते हैं। अब वो भी ये है कि जनरल ज़िया-उल-हक़ उनको अक़लियत करार दिया गया और उस वक़्त भुट्टो साहब की हुकूमत थी। असम्बली में मिर्ज़ा नासिर अहमद आए तो उनसे पूछा गया, जो मिर्ज़ा साहब को तस्लीम नहीं करता उनके दावे को, उसको आप क्या समझते हैं? उनके गैर मुस्लिम। सिंपल। तो उन्होंने कहा, जब आप हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो आप भी गैर मुस्लिम। अब अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि देखिए, जो ये कादियानी जो है, ये अहमदी जो है, उनमें और मुसलमानों में उतना ही फर्क है जितना मसीहों में और मुसलमानों में। मतलब वो जो अक़लियत है ना, क्रिश्चियंस सिंपल सी बात है। क्रिश्चियंस जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक मानते हैं, सिलसिला नबूवत, रसूलुल्लाह को नहीं मानते। अब ये जो ये कहते हैं रसूलुल्लाह तक तो सब मानते हैं, उसके बाद एक नया नबी इन्होंने दरियाफ्त किया। तो अब आप एक नई उम्मत हैं, एक नया मजहब है। तो पाकिस्तान, ये जो हमारे उलमा कहते हैं उनसे, ये दूसरे लोग, कि आप इस बात को डिक्लेयर करें। और जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में एक कानून नाफिज हुआ था जो एक, और उसमें यह था कि ये मुसलमानों के जो शआर हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सही। तो अब ये उसी पर झगड़ा होता है। अब दुनिया में पाकिस्तान जो है उसकी मेरा ख्याल उसकी नेक नामी नहीं होती जब यहाँ लोग जो है इस बुनियाद पर वो निशाना बनते हैं। ठीक ये है। चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो कादियानी हजरात है, इनके जो लोग यहाँ मौजूद है लीडर, उनके साथ बैठ के कोई लाहे अमल बना ले। अच्छा। उनके शायर, आप शायर क्या है इस्लामी, उनको नया अपना नाम क्या रखना मजहबी है, शायर, क्या करना है, ताकि ये झगड़ा खत्म हो जाए। ये पाकिस्तान को एक मुश्किल में डाला हुआ है। अब और दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा होता है। जी हाँ, पर तो यानी जान माल आबरू सब की बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देखें, जब भी कोई क्रिश्चियंस पे उफ्ताद आती है या कोई हमला होता है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है पे हमले हुए वो खड़ी होती है, उनके साथ खड़ी होती है, सजाएं मिलती हैं उन लोगों को जो दंगा फसाद करते हैं। तो और इसी तरह कायदे आज़म ने यही तलकीन की। और फिर ये कि 23 अक्टूबर 2008 को मेरा ख्याल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। जी। तो ये ऐलान किया गया कि अब 11 अगस्त का दिन जो है पाकिस्तान यौम अक़लियत के तौर पे मनाएगा। तो अब उसमें फिर यह है कि डाक का टिकट जारी किया गया। जी हाँ, उस वक्त ब्रेक लेनी सर। हाँ। और भी हम है। सारे अपने अक़लियती भाई उनका एहतराम करते हैं, उनके साथ प्यार और मोहब्बत के रिश्ते हैं बिल्कुल। और सर, पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियत हो गया।